Hello, my dear students. Welcome to my online biology classes. I am Shah Ahmed Lashkar, your biology teacher. Today, we are starting with a very interesting chapter, and that is known as biotechnology principles and processes. It is very important chapter for your board and NEET examinations. दोनों एग्जाम में बहुत अच्छा वेटेज रहता है इस चैप्टर का. सो मैं आपको बहुत अच्छे से बहुत मज़े से समझाने वाला हूँ और आपको बहुत ध्यान से समझना है. सेशन के एंड में बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. इससे आपको बोर्ड का क्वेश्चन पैटर्न भी समझ आएगा. याद रखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम में अगर बहुत अच्छा मार्क्स लाना है तो सब्जेक्ट की क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होना सबसे ज़रूरी है. एंड यस, आफ्टर द सेशन ऑल व्हाट यू कैन डू, यू कैन लीव योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेरे नोट्स पे दिया हुआ है, सो आप मुझे कॉल करके भी अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हो. एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू थ्रू आउट द जर्नी. चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस. तो सबसे पहले समझते हैं बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है. व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? तो बायोटेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो बायोटेक्नोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म का एप्लीकेशन किया जाता है. बहुत ध्यान से समझिएगा. बायोटेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब वो कोई प्लांट हो सकता है, या फिर कोई एनिमल हो सकता है, या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, या फिर और ऑफ सब्सटेंसेस मेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या फिर कोई सब्सटेंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाता हो. सब्सटेंस मतलब कोई एंजाइम या फिर कोई सेल का प्रोडक्ट हो सकता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिया गया और उसका एप्लीकेशन किया गया. किस लिए? टू मेक प्रोडक्ट्स फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड. प्रोडक्ट बनाने के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन बेनिफिट के लिए कोई प्रोडक्ट बनाया जा सके. तो प्रोडक्ट मतलब कोई एंटीबायोटिक हो सकता है, कोई वैक्सीन्स हो सकता है, या फिर कोई एंजाइम हो सकता है, या फिर कोई एंटीबॉडीज हो सकता है. सो ऑल दिस प्रोडक्ट्स आर बेसिकली बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. तो वेरी सिंपल, जब किसी ऑर्गेनिज्म का एप्लीकेशन करके या फिर ऑर्गेनिजम्स के बनाया हुआ सब्सटेंस का एप्लीकेशन करके कोई प्रोडक्ट बनाया जाए जिससे ह्यूमन बीइंग का बेनिफिट हो, तो इसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं. एंड द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय कार्ल एरिकी इन 1919. अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उन्होंने भी एक डेफिनेशन दिया है बायोटेक्नोलॉजी का, और वो डेफिनेशन आपके सिलेबस पे भी इंक्लूडेड है. तो चलिए उसको समझते हैं. वो बहुत इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन है. उनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू देम, बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म. नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म का इंटीग्रेशन है. उनके हिसाब से बायोटेक्नोलॉजी का मतलब नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म का इंटीग्रेशन है. कहने का मतलब ये है कि नेचुरल साइंस का जो कंसेप्ट होता है उसका इंटीग्रेटेड यूज़ होता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर. तो नेचुरल साइंस में क्या क्या है? बायोलॉजी है, उसमें फिजिक्स है, उसमें केमिस्ट्री है, इसमें जियोलॉजी है. तो आप पूछोगे सर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो अभी फिजिक्स कहाँ से आ गया, अभी केमिस्ट्री कहाँ से आ गया, अभी जियोलॉजी कहाँ से आ गया? हाँ भाई, ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट है इसका भी इंफॉर्मेशन बायोटेक्नोलॉजी पे यूज़ होता है. We know in physics we study about matter, we study about energy and their mutual relationship, and these concepts help us to understand how do living organisms interact with physical world. जब हम फिज़िक्स और बायोलॉजी को कंबाइन करके ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं तो बायोलॉजिकल सिस्टम को मॉलिक्यूलर या एटॉमिक लेवल तक जान सकते हैं. While in chemistry we study about the structure of matter, composition of matter and different chemical reactions, and we know biological processes of living organisms depend upon the interactions of atoms, molecules and compounds that make up living tissues and the environment in which life takes place. तो जबकि एक लिविंग बॉडी हो या डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस हो जो कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड के इंटरेक्शन से बना है, तो बिना केमिस्ट्री के बायोलॉजी अधूरा है. एंड द लास्ट वन दैट इज़ जियोलॉजी और अर्थ साइंस, जिससे हमें नॉलेज मिलता है कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड अर्थ का कोइवोल्यूशन होता है, ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट हैबिटेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है. एंड ये कंसेप्ट नीड के हिसाब से बायोटेक्नोलॉजी पे यूज़ किया जा सकता है. इसीलिए यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं कि नेचुरल साइंस के जो कंसेप्ट है उसका इंटीग्रेटेड यूज़ होता है लिविंग बॉडी पे. मतलब कोई प्लांट बॉडी
एनिमल या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, या फिर उसका कोई सेल हो सकता है, ठीक है, या फिर पार्ट्स देयर ऑफ, उस सेल का कोई पार्ट हो सकता है, एंड मोलिकुलर एनालॉग्स, या फिर जो मोलिकुलर एनालॉग्स है उसके ऊपर एप्लीकेशन हो सकता है, यूज़ हो सकता है। किस लिए? फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम लोगों को मिलना है, बट उससे सर्विसेज, डिफरेंट सर्विसेज मिलना है। सो दिस इज ऑल अबाउट मीनिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बट अभी सवाल है, क्या बायोटेक्नोलॉजी साइंटिफिक वर्ल्ड के लिए कोई नया कंसेप्ट है? इज बायोटेक्नोलॉजी ए न्यू कंसेप्ट टू दिस साइंटिफिक वर्ल्ड? आंसर होगा नो, बिकॉज द ओरिजिन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन। इसे बहुत अच्छे से समझने के लिए बायोटेक्नोलॉजी को दो फेजेस में समझते हैं। पहला हो गया ट्रेडिशनल या फिर ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, एंड दूसरा हो गया मॉडर्न या फिर न्यू बायोटेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी क्या है? आपको पता है, हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के हेल्प से हम लोग मिल्क को कार्ड में कन्वर्ट करते हैं, दही बनाते हैं। तो ये प्रोसेस ट्रेडिशनली हम लोग करते आए हैं। ये ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल समझ ले सकते हैं, जैसे कि ईस्ट हो गया। ईस्ट एक फंगस है, वो शुगर को, कार्बोहाइड्रेट को थ्रू फर्मेंटेशन वो अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो अल्कोहल प्रोडक्शन भी ट्रेडिशनली लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। तो ये भी एक दूसरा एग्जाम्पल है ट्रेडिशनल या फिर ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी का। तो इसमें ना एक दिक्कत है, अगर कोई प्रोडक्ट या अल्कोहल हो या फिर मान लीजिए जो दही बनता है लैक्टोबैसिलस से, अगर हम लोगों को बहुत लिमिटेड टाइम में अगर बहुत ज़्यादा कार्ड बनाना है, बहुत ज़्यादा दही बनाना है, तो हम लोगों को ये करने के लिए, कार्ड बनाने के लिए पूरा डिपेंड होना पड़ता है लैक्टोबैसिलस के ऊपर। तो लिमिटेड टाइम में अगर हम लोग चाहे कि बहुत ज़्यादा अमाउंट पे कार्ड बनाना है और बहुत अच्छे लेवल पे कार्ड बनाना है, तो वो हमारे चाहने से नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो कार्ड कितना अमाउंट ऑफ कार्ड बनेगा, इसका कितना टाइम लगेगा जो ट्रेडिशनल प्रोसेस फॉलो करके, तो उसके लिए ना हम लोगों को लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। मतलब क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ट्रेडिशनल प्रोसेस पे क्या होता है, हम लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इनहेरेंट कैपेसिटी के ऊपर बेस्ड होना पड़ता है टू कैरी आउट रिएक्शंस व्हिच एंड इन डेजर्ट प्रोडक्ट्स। तो मतलब क्या है, अगर कोई डेजर्ट प्रोडक्ट मिलना है तो इसके लिए हम लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इनहेरेंट कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड होना होता है। इनहेरेंट कैपेसिटी मतलब जो नेचुरल कैपेसिटी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेचुरल कैपेसिटी एक होता है और उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट बनाएगा। अगर हम चाहे नहीं इससे बहुत फास्ट रेट में बनवाना है इससे, तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो अपने नेचुरल कैपेसिटी को ही फॉलो करेगा। लेकिन डे बाई डे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है। पॉपुलेशन एक्सप्लोशन के कारण रिसोर्स पे प्रेशर पड़ रहा है, फूड सिक्योरिटी पे प्रेशर आ रहा है, रिसोर्स बहुत लिमिटेड है। तो लेकिन हमारा नीड क्या है, डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, बहुत कम टाइम में बहुत लिमिटेड रिसोर्स यूटिलाइज करके बहुत कम समय में लार्ज अमाउंट पे प्रोडक्ट बनाना है। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मैनिपुलेशन करके उसका क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और उस तरीके से हम लोग बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये जो है ना, ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है। इट इज़ बेस्ड ऑन द मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहले क्या था, पहले वाला जो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इनहेरेंट कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड हुआ करता था। पर अभी जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक कंस्ट्रक्शन को ही मैनिपुलेट कर देता है टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी, ताकि उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके और इससे सो एज टू मेक देम कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ डेजर्ट प्रोडक्ट फॉर मैनकाइंड, जिससे कि वो हमारे जो पसंद का प्रोडक्ट है वो बना सके। ठीक है, और इसके लिए हाईटेक लेबोरेटरी की ज़रूरत होता है, जो
ट्रेडिशनल वायर टेक्नोलॉजी है उसमें हाईटेक लेबोरेटरी की ज़रूरत नहीं होता है, बट मॉडर्न वायर टेक्नोलॉजी में हाईटेक लेबोरेटरी की ज़रूरत होता है। ओके फाइन। तो ये जो डिफरेंस है दोनों का, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न वायर टेक्नोलॉजी का, वो बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अभी जो आपको समझाने वाला हो इस चैप्टर में, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, वो है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल्स क्या है, उसका दो प्रिंसिपल्स होता है, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड दूसरा स्टेरिलाइजेशन मेथड। सो वन बाय वन हम लोग समझते हैं। पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग समझते हैं और उसके लिए एक सिंपल सा और बहुत आसान सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक डायबिटिक पेशेंट है और आपको उन्हें क्योर करना है, ठीक है। तो डायबिटिक पेशेंट है, हाई ब्लड शुगर से सफ़र कर रहे हो, तो आपको पता है बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर मेंटेन करने के लिए पेनक्रियास दो हार्मोन सिक्रेट करता है, एक हो गया ग्लूकागन एंड दूसरा हो गया इंसुलिन। इन जो ग्लूकागन होता है, ग्लूकागन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग ब्लड शुगर लेवल, वो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और जब ब्लड में नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाएगा ब्लड शुगर लेवल, तो इंसुलिन सिक्रेट होके, इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करके नॉर्मल लेवल पे लाता है। इंसुलिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग ब्लड शुगर लेवल। तो वो जो पेशेंट है, जो डायबिटिक पेशेंट है, उनके बॉडी में वो हाई ब्लड शुगर से सफ़र कर रहे हैं, तो ब्लड शुगर ज़्यादा है, मतलब इंसुलिन सिक्रेट प्रॉपर्ली नहीं हो रहा। अगर इंसुलिन प्रॉपर्ली सिक्रेट होता तो उनके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता, वो डायबिटीज से सफ़र नहीं करते। तो डायबिटीज से सफ़र कर रहे सिंपली मीन्स इंसुलिन प्रॉपर्ली सिक्रेट नहीं हो रहा। तो अभी क्या करना है, इंसुलिन बाहर से बना के, जबकि अंदर प्रॉपर्ली सिक्रेट नहीं हो रहा, तो बाहर से इंसुलिन प्रोडक्शन करके वो पेशेंट के अंदर डालना पड़ेगा। तो बनाना कैसे, वैसे ही एग्जैक्ट जो मेथड, जो प्रोसीजर बॉडी के अंदर होता है इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए, वैसे ही प्रोसेस को फॉलो करके ही बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे होता है, हमें पता है कि बॉडी का कोई भी फंक्शनलिटी हो, कोई भी करेक्टर हो, उसके लिए एक पर्टिकुलर जीन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए भी एक इंसुलिन जीन रेस्पॉन्सिबल है। तो अगर इंसुलिन बनाना है तो इंसुलिन जीन का हेल्प लेना पड़ेगा। तो इंसुलिन जीन के लिए हम लोगों को एक ह्यूमन सेल चाहिए। ह्यूमन सेल के अंदर न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। हमें पता है ह्यूमन सेल में 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम रहता है। तो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज इंसुलिन जीन। तो जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके लिए अगर उसको आइडेंटिफाई करना है तो उसका लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन हम लोगों को सबसे पहले पहचानना ज़रूरी है। उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्रोमोसोम में। तो हमें इंसुलिन जीन चाहिए, तो क्या करेंगे, क्रोमोसोम में उस जीन का लोकेशन ढूंढेंगे। क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम तो डीएनए ही है, डीएनए कॉइलिंग होकर क्रोमोसोम बनता है। तो डीएनए का सेगमेंट जो है वो जीन होता है। तो जब हम लोगों को इंसुलिन जीन मिल जाएगा, इंसुलिन जीन 11 ह्यूमन बीइंग के जो 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है उनमें 11 क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म पे इंसुलिन जीन का लोकेशन होता है। एनीवे चलिए, इंसुलिन जीन हम लोगों को अभी मिल गया। इंसुलिन जीन यहाँ से हम लोग आइसोलेट कर देंगे, सेग्रीगेट कर लेंगे। अभी इस इंसुलिन जीन अकेला फंक्शन नहीं कर सकता है, उसके लिए एक डीएनए चाहिए। तो अभी एक कैरियर डीएनए चाहिए, एक व्हीकल डीएनए चाहिए। मान लीजिए जो हमारा इंसुलिन जीन है वो एक दूल्हा है और उसके लिए बाराती चाहिए, एक कैरियर डीएनए चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग प्लाज्मिड, जो कैरियर डीएनए के हिसाब से प्लाज्मिड को चूज़ करेंगे। प्लाज्मिड को इसीलिए चूज़ करते हैं क्योंकि वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। वो जो क्रोमोसोमल डीएनए का पार्ट नहीं होता है, वो एक ऑर्गेनिज्म का, बैक्टीरिया का जो जेनेटिक फैक्टर डिफाइन नहीं करता है, वो जेनेटिक फैक्टर के हिसाब से काम नहीं करता है। बट क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है वो बैक्टीरिया का जेनेटिक फैक्टर डिफाइन करता है। ठीक है, तो इन दोनों का ना डिफरेंस समझिएगा। यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है।
तो इसका डिफरेंस, चलिए आपको डिफरेंस समझा देते हैं। प्लाज्मिड, जो प्लाज्मिड होता है वो सर्कुलर होता है, वो ऑलवेज सर्कुलर होता है। और जो क्रोमोसोमल डीएनए है वो लीनियर भी हो सकता है और वो सर्कुलर भी हो सकता है। प्लाज्मिड डीएनए जो होता है वो हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होता है, इट इज ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड, व्हाइल क्रोमोसोमल डीएनए में भी सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोमल डीएनए वायरस में मिलता है, कुछ वायरस में मिलता है। और प्लाज्मिड डीएनए जो है वो अपने आप रेप्लिकेट कर सकता है, इट कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंट ऑफ मेन जेनोम, वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। और वो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसके लिए हम लोग प्लाज्मिड को ही वेक्टर डीएनए के हिसाब से चूज़ किए हैं। हम लोग आसानी से हमारा काम कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और उसका रेप्लिकेशन भी आराम से हो जाएगा। वेल क्रोमोसोमल डीएनए क्या है, वो जेनोम के साथ, क्रोमोसोमल डीएनए टोटल जेनोम के साथ ही रेप्लिकेशन होता है। प्लाज्मिड डीएनए जो है वो जेनेटिक फैक्टर के हिसाब से काम नहीं करता, इट डज नॉट एक्ट एज जेनेटिक फैक्टर, व्हाइल क्रोमोसोमल डीएनए एक्ट्स एज जेनेटिक फैक्टर। जो प्लाज्मिड डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड नहीं रहता है, इट इज नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन, बट जो क्रोमोसोमल डीएनए इज एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन का मतलब क्या है? हिस्टोन प्रोटीन एक प्रोटीन होता है जो डीएनए का कॉइलिंग होके जो क्रोमेटिन बनता है, क्रोमोसोम बनता है, वो कॉइलिंग के टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो कॉइलिंग होने में हेल्प करता है। ओके फाइन, तो हमारा जो इंसुलिन जीन हमें मिल गया था, इंसुलिन जीन के लिए हम लोगों ने प्लाज्मिड डीएनए जो वेक्टर डीएनए है, वेहिकल डीएनए है, उसको हम लोगों ने चूज़ कर लिया। इसके बाद बैक्टीरिया से उसको आइसोलेट कर देंगे। आइसोलेट करने के बाद जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो इंसुलिन जीन है, हमारा डेजरेबल जीन है, उसका एक सीक्वेंस है, उसके सीक्वेंस के हिसाब से हम वेक्टर डीएनए पे वो सेम सीक्वेंस आइडेंटिफाई करके उसको कट कर देंगे। तो आपको पता है दुनिया में जितना भी डीएनए है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसका कोई भी डीएनए हो, तो वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है सभी का सेम होता है। फॉस्फेट है, पेंटोसुगर है, नाइट्रोजनस बेसेस है, तो वो जो बेसिक कंस्ट्रक्शन सभी का सेम होता है। डिफरेंस क्या है? कोडिंग अलग अलग होता है, इंफॉर्मेशन जो स्टोर्ड है वो अलग अलग है, जिसके लिए ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर अलग होता है, ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर अलग होता है। एनीवे चलिए, इंसुलिन जीन के हमारे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो इंसुलिन जीन है, उसके सीक्वेंस के हिसाब से प्लाज्मिड डीएनए का सेम सीक्वेंस हम लोगों ने कट करके उसको हटा दिया और उसी एग्जैक्ट सेम जगह पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट को अटैच कर दिया। ठीक है, तो आफ्टर ज्वाइनिंग क्या है, अभी प्लाज्मिड का मॉडिफिकेशन हो गया है, अभी मॉडिफाइड प्लाज्मिड बन गया है। ये डीएनए जो है वो अभी फुल्ली मॉडिफाइड है, आर्टिफिशियली मॉडिफिकेशन किया गया है एक पर्टिकुलर इफेक्ट के लिए, और उस डीएनए को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो आप कैसे डिफाइन करोगे? द डीएनए हुज जेनेटिक कंस्ट्रक्शन इज आर्टिफिशियली ऑल्टर्ड फॉर ए डेजर्ट इफेक्ट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये वो डीएनए है जिसका आर्टिफिशियली जेनेटिक कंस्ट्रक्शन का मैनिपुलेशन किया गया है, चेंज किया गया है, उसी को एक पर्टिकुलर इफेक्ट के लिए चेंज किया गया है उसका जेनेटिक कंस्ट्रक्शन, तो उसी को ही बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, अभी हमारा आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा रेडी हो गया। अभी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो भी अकेला काम नहीं कर सकता है, उसको अभी अपना फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए। तो फेवरेबल एनवायरनमेंट क्या है? जो प्लाज्मिड है उसको अभी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा बैक्टीरिया पे। तो बैक्टीरिया क्या है? एक होस्ट हो गया, उसी के लिए होस्ट ऑर्गेनिज्म हो गया। तो बैक्टीरिया के अंदर हमारा आरडीएनए ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये बैक्टीरिया का जेनेटिक जो क्वालिटी था वो अभी चेंज हो गया है, मॉडिफाई हो गया है। तो इस ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, उसको शॉर्ट में जीएमओ बोलते हैं। तो वो उसको डिफाइन कैसे करेंगे? द ऑर्गेनिज्म हुज जेनेटिक कंस्ट्रक्शन इज आर्टिफिशियली ऑल्टर्ड फॉर ए डेजर्ट इफेक्ट इज कॉल्ड जीएमओ। तो जीएमओ वो ऑर्गेनिज्म है जिसका जेनेटिक कंस्ट्रक्शन आर्टिफिशियली ऑल्टर किया गया है एक पर्टिकुलर इफेक्ट के लिए। ओके, तो अभी हमारा जो जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया हुआ जो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करेंगे?
कल्चर मीडियम पे उसका ग्रो करवाएंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे और वहाँ पे वो इंसुलिन बनाएगा, क्योंकि वो अभी इंसुलिन बनाने के लिए पूरा कैपेबल बन चुका है। तो वो अभी इंसुलिन बनाएगा और वहाँ से हम लोग इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल करेंगे, इसके बाद हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं अभी। ठीक है, तो जो प्रोसीजर अभी हम लोगों ने एक सिंपल तरीके से इंसुलिन प्रोडक्शन को देखा है, तो यहाँ पे अच्छे से समझिएगा। हमने पहले शुरू कहाँ से किया गया था, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अलग किया था एक सेल से, इसके बाद उसके लिए वेक्टर डीएनए चूज़ किया प्लाज्मिड, उसको आइसोलेट किया सेल से और एक बैक्टीरियल सेल से। अभी दोनों को क्या किया, ज्वाइन कर दिया, करके वो जो वेहिकल डीएनए है उसका मॉडिफिकेशन कर दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया। अभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या किया, इसके बाद हम लोगों ने एक बैक्टीरियम के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो हमने बना दिया अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ। तो जीएमओ तो वो जो है एक जितना भी टेक्निक्स यहाँ पे यूज़ किया गया है एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए, उसी को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। द टेक्निक्स यूज्ड फॉर अल्टरेशन ऑफ केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए और आरएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म हो, एक ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को चेंज करने के लिए जितना भी टेक्निक्स जो टेक्निक्स यूज़ होता है उसी को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो केमिस्ट्री यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का केमिस्ट्री का मतलब क्या है, जेनेटिक मटेरियल का कंस्ट्रक्शन का चेंज करना, जेनेटिक मटेरियल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, वो उसमें क्या क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, ये फॉस्फेट ग्रुप होता है, पेंटोस शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेसेस होता है। तो इसीलिए उसी को बोला गया है वो केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और उसी का अल्टरेशन किया जाता है। ओके फाइन, तो वो जेनेटिक मटेरियल को यहाँ पे याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक इंजीनियरिंग को अल्टरनेटली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं या फिर जीन क्लोनिंग बोलते हैं। यहाँ पे हर एक पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो पॉल बार को फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था जिसका रिजल्ट पब्लिश हुआ था 1972 पे। और जो हार्वर्ड बॉयर एंड स्टैनली कोहेन नाम के दो साइंटिस्ट ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फर्स्ट टाइम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, मतलब जीएमओ बनाया था इन 1973। तो ये दोनों साइंटिस्ट के नाम याद रखिएगा, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है बायोटेक्नोलॉजी पे, ये भी याद रखिएगा। दोनों ने फर्स्ट टाइम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया था। अभी आप समझिए कि जो आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग जो प्रोसीजर है, जो फॉलो एक ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करने के लिए जितना भी प्रोसेस आपने अप्लाई किया था, और ड्यूरिंग दोज प्रोसीजर्स, तो वहाँ पे अगर आप एक क्लीन एनवायरनमेंट को फॉलो नहीं करते हो, एक कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट पे जेनेटिक इंजीनियरिंग परफॉर्म करते हो, तो क्या होगा, पूरा जो प्रोडक्ट होगा आपका वो कंटामिनेट हो जाएगा, वो पूरा खराब हो जाएगा। इफ़ यू डू नॉट फॉलो स्टेराइल कंडीशन, इफ़ यू डू नॉट मेंटेन ए स्टेराइल कंडीशन इनसाइड लेबोरेटरी, देन यू विल प्रोबेबली कंटामिनेट योर ओरिजिनल प्रोडक्ट। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, जो जीएमओ बनाया था लेबोरेटरी पे, अगर आपने कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट को फॉलो करके जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ना किया हो, तो क्या हो सकता है, एनवायरनमेंट से डिफरेंट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपके आपका जो सैंपल है उसमें आके मिक्स हो जाएगा, आपका सैंपल कंटामिनेट हो जाएगा। आपका सैंपल कंटामिनेट होने का मतलब क्या है, जो आपका प्रोडक्ट है वो कंटामिनेटेड है। अभी जब आप वो एक्सट्रैक्ट करोगे उससे आपका प्रोडक्ट, तो वो भी कंटामिनेटेड होगा। तो आपने ह्यूमन इंसुलिन बनाया तो वो भी कंटामिनेटेड हो गया। अभी वो ह्यूमन इंसुलिन जब आप पेशेंट के अंदर डालोगे, तो इंसुलिन के साथ फ्री में डिफरेंट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उनके बॉडी के अंदर जा रहा है, वो इंसान मर सकते हैं, वो बहुत डेंजरस हो सकता है, ठीक है। इसीलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग जितना इम्पोर्टेंट है
उतना ही इम्पोर्टेंट है एक स्टेराइल एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखना। तो इससे क्या होगा, हम लोग हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़ के बाकी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं, पूरा लेबोरेटरी कंटामिनेशन फ्री कर सकते हैं। और सिर्फ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारा जो डेजिरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हमारा जीओम है, उसी को ही हम लोग ग्रो करवा सकते हैं। तब क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट 100% प्योर होगा और हमारा हम लोग जो प्रोडक्ट हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे वो 100% प्योर होगा, वो 100% इफेक्टिव होगा। ठीक है। सो स्टेरिलाइजेशन मेथड का मतलब क्या है, उसको डिफाइन कैसे करेंगे, उसको तो वो उसका कंसेप्ट समझ में आ गया, उसको डिफाइन कैसे करोगे। इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशंस। तो वो स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करने का नाम होता है स्टेरिलाइजेशन मेथड। तो स्टेराइल कंडीशन क्यों मेंटेन करना है, इन ऑर्डर टू एनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब्स और सेल्स इन लार्ज क्वांटिटीज। तो लार्ज क्वांटिटी पे हमारा जो डिजायर्ड माइक्रोब है, जो हमारे पसंद का माइक्रोब है या फिर हमारे पसंद का जो सेल है, सिर्फ उसी को ग्रोथ करवाने के लिए हम लोग स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करते हैं। ठीक है। तो क्यों करना है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, वैक्सीन्स एट्सेट्रा, क्योंकि हम लोगों को डिफरेंट प्रोडक्ट चाहिए इन सब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से या फिर कोई जेनेटिक मॉडिफाइड सेल से हम लोग को डिफरेंट प्रोडक्ट्स चाहिए। तो ये हो गया दो पिलर, एक हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक स्टेरिलाइजेशन मेथड। ये दोनों दो पिलर होता है बायोटेक्नोलॉजी का। तो बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा, समझिएगा। अभी हम लोग AHSSC बोर्ड का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करते हैं। इस जो टॉपिक अभी समझाया हो, अभी डिस्कस हुआ है, उसी में से जो क्वेश्चंस पूछा गया है बोर्ड पे, वो चलिए वो डिस्कस करते हैं। राइट द शॉर्ट नोट ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग, वो 2012 पे 2 मार्क के लिए पूछा गया था। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये भी 2 मार्क्स के लिए 2015 पे पूछा गया है। तो ये सारे के सारे पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा के दिया है। और एक क्वेश्चन है, व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। देखो, और एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग, 2 मार्क के लिए पूछा गया था 2012 पे। और थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, सिर्फ टर्मिनोलॉजी चेंज क्या है, मीनिंग एक ही है, वो 2012 पे भी पूछा गया है, 2015 पे भी पूछा गया है। तो नंबर 4, व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट DNA, रिकॉम्बिनेंट DNA किसको बोलते हैं, वो 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था 2017 पे, ये क्वेश्चन पूछा गया था 1 मार्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज GMO, व्हाट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये भी 1 मार्क के लिए 2015 पे पूछा गया था, 2017 पे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन क्रोमोसोमल DNA एंड प्लाज्मिड DNA, एक 2 मार्क के लिए 2018 पे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग, देखिए ये फिर से रिपीट हुआ है, ये फर्स्ट 2012 पे पूछा गया था, देन 2015 पे, इसके बाद 2019 पे, ये 3 बार ये रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन जीन क्लोनिंग, 2017 पे 2019 पे, ये 2 मार्क के लिए पूछा गया है। डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, इसी साल ये पूछा गया है, 1 मार्क के लिए पूछा गया था इसी साल एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ प्लाज्मिड, ये इस साल 2020 में 1 मार्क के लिए पूछा गया था। तो जितना भी क्वेश्चन आज के सेशन में से जितना भी क्वेश्चंस पूछा गया है, ये अगर अच्छे से आप स्टडी करोगे तो आपको बोर्ड के क्वेश्चन के पैटर्न कैसा होता है वो समझ आएगा। आप अच्छे से समझिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, जो नोट्स दिया है मैंने वो अच्छे से पढ़िए। और अगर कोई डाउट हो, जब भी कोई डाउट हो, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो या फिर कॉल करके भी आप पूछ सकते हो। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।